ठीक है। हेलो एवरीवन, आज हम लोग यूरिनरी ब्लैडर के बारे में बात कर रहे हैं। और यूरिनरी ब्लैडर एक कॉमन एग्जामिनेशन है जिसमें यूरिनरी ब्लैडर के इन्फेक्शन बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं, ठीक है ना। कि रिकरेंट इन्फेक्शन हो जाता था यूरिनरी ब्लैडर का, और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में पेन का होना, ठीक है। और उस कंडीशन में लोअर एब्डोमिनल स्कैन का जो आता है, लोअर एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी, तो उसमें हम लोग यूरिनरी ब्लैडर को जरूर देखते हैं। और यूरिनरी ब्लैडर को डायग्नोस करने के समय, देखने के समय, अगर पुरुष है तो उसका अगर प्रोस्टेट बढ़ा होता है तो उसको भी हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं और उसको हम लोग देख सकते हैं। लेकिन जो स्कैनिंग है ये मोस्ट इफेक्टिव होती इसलिए भी है कि हम लोग, देयर आर सेवरल टाइप ऑफ एबनॉर्मेलिटी related to urinary bladder which we can able to assess by means of ultrasound। और इसमें बहुत ही रेयर हम लोग को कलर डॉपलर का हेल्प लेना पड़ता है कुछ जगह पे। अदरवाइज यहाँ पे बहुत ज्यादा कलर डॉपलर की भी आवश्यकता नहीं। हम लोग को ये पता है कि इसकी जो वॉल होती है वो काफी चमकीली होती है, और इसमें कुछ गिनी चुनी जो पैथोलॉजी है जिससे आपको हमेशा रेडी रहना है। हर पेशेंट में जब भी आप स्कैन करेंगे तो वो सारी चीज को देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज कि हमारा जो पेशेंट होता है उसका जो यूरिनरी ब्लैडर है वो डिस्टेंडेड होगा भाई। और एक डिस्टेंडेड अडल्ट यूरिनरी ब्लैडर की जो कैपेसिटी होती है वो ऑलमोस्ट 300 ml, 250 ml से लेकर के 300 ml तक वो यूरिन को अपने अंदर अकोमोडेट, अपने अंदर जमा कर सकता है, स्टोर कर सकता है, ठीक है। स्टोर करने के बाद, स्टोर करने के बाद जब पेशेंट मिक्चुरेट करेगा तो वहां से यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन डिसअपियर हो जाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा भी पाया गया है कि 100 ml या 180 ml यूरिन उसके अंदर रह जाता है, और वो कंडीशन डेवलप करा देता है इन्फेक्शन, जैसे कि सिस्टाइटिस हो गया, या किडनी की डिजीज भी इसके कारण हो जाती है। ये एक कॉमन बात है। तो चलिए पुराना क्लास को मैं स्टार्ट करता हूं। और पुराने क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था सोनोग्राफिक एनाटॉमी के बारे में। और सोनोग्राफिक एनाटॉमी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है न, इसलिए कि ये जो ऑर्गन है इसमें बहुत सारी चीजें नहीं है, इसके बहुत सारे पार्ट्स नहीं है। जैसे अगर हम लोग इको पढ़ते हैं तो हार्ट के बारे में बहुत सारी चीज की जानकारी होती है कि उसमें कितना ज्यादा चेम्बर्स है, उसके मसल्स कैसे हैं। या लीवर के बारे में आप पढ़ते हैं तो लीवर के पोर्टल वेन के बारे में भी जानना होता है, हेपेटिक वेन के बारे में भी जानना होता है, कॉमन बाइल डक्ट के बारे में भी जानना चाहिए। उसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। लेकिन ये जो ऑर्गन है ये एकदम साफ सुथरा है। इसमें सिर्फ ये एक थैला है जिसकी बॉर्डर लाइन को हम लोग देखते हैं और उसकी एनाटॉमी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हर चीज की अपनी एक एनाटॉमी होती है, एक बनावट होता है ना। उसी तरह यूरिनरी ब्लैडर का अपना क्या बनावट है। अपना बनावट तभी पता चलेगा, ये एक बैग है, कोई बैग, जब कोई कंटेनर को, लचीले कंटेनर को जब तक हम फुल नहीं करेंगे उसके शेप को एनालिसिस करना मुश्किल है। अब देखिए एक एग्जांपल देते हैं, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर भी एक सैक है, एक स्टोरेज है जहां पे बाइल स्टोर होता है। और यूजुअली हम अल्ट्रासाउंड देखते हैं, करते हैं, और करने के दौरान चेक करते हैं उसमें किसी तरह का स्लज या किसी तरह का स्टोन कॉन्क्रीनेशन या किसी तरह की चीज है कि नहीं। लेकिन एक चीज तो उसका जो एनाटॉमी होता है उसको हम लोग चेक जब करते हैं तो वो पियर शेप नजर आता है, वो बलून शेप नजर आता है। तो वो कब पता चलता है? जब वो फुल्ली डिस्टेंडेड होता है, उसका वो शेप है, और वो आकार तभी ले सकता है जब उसमें फ्लूइड हो। तो उसी तरह यूरिनरी ब्लैडर आकार अपना ले लेगा जब उसके अंदर फ्लूइड हो। जब उसके अंदर से फ्लूइड निकलेगा तो वो अमीबा की तरह लगेगा या स्टार शेप दिखाई देगा, वो अलग बात है, ठीक है। अब आते हैं, नॉर्मल यूरिनरी ब्लैडर अपीयर एज ए लार्ज इको फ्री स्ट्रक्चर। एक बड़ा एन इकोइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देने में आता है। ये हम लोग सबको ही जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ठीक है। इट्स वॉल अपीयर इकोजेनिक एंड स्मूथ। तो आप
जब भी गौर से देखते हैं यूरिनरी ब्लैडर को तो उसकी पहचान वो कोई स्ट्रक्चर है, ये तभी पता चलता है जब उसका वॉल, अगर मान लीजिए उसकी वॉल इकोजेनिक नहीं होती, उसकी वॉल में चमक नहीं होता, तो पता ही नहीं चलता कि वहां पे कोई ऑर्गन है। तो वो ऑर्गन ये इकोजेनेसिटी क्या का, है किशन? इकोजेनेसिटी कहां से आती है? तो जो वॉल से साउंड वेव टकराता है वहां से रिफ्लेक्शन होता है, अदरवाइज उसके अंदर जो फ्लूइड है वहां से साउंड वेव रिफ्लेक्ट नहीं होता और वो हिस्सा ब्लैक रहता है। डिस्टेंडेड नॉर डिस्टेंडर्ड नॉर्मल ब्लैडर वॉल शुड बी लेस देन 4 मिलीमीटर थिक। तो हम लोगों को ये चीज को दिमाग में रखना है, ठीक है ना? रुक जाइए। कि जो नॉर्मल यूरिनरी ब्लैडर है उसके वॉल को जब हम मेजर करते हैं तो उसमें हम ये चेक करते हैं कि इसका थिकनेस कैसे कैसे हमें पता चलेगा, हाउ वी विल आइडेंटिफाई के पेशेंट urinary bladder wall is thickened. Once we measure it, then we will be able to identify that the wall of urinary bladder is thicked or over thickened. ये कंडीशन मेजरमेंट करने के बाद, लेकिन नॉर्मल कंडीशन क्या होनी चाहिए? इट शुड बी लेस देन 4 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर से कम होना चाहिए। अब आती है बात के थिकनेस की, तो बात हो गई। अब आ जाती है कि असेसमेंट करना कि यूरिनरी ब्लैडर के वॉल को हम डिटेक्ट करेंगे एनोमली। उसमें हम जो भी चीज करते हैं, अल्ट्रासाउंड का मतलब ये नहीं होता है कि एक सोनोग्राफर वो हो गया जो बहुत बेहतरीन अल्ट्रासाउंड की इमेज ले ले, स्प्लीन की इमेज ले ले, किडनी की। ये बहुत अच्छी बात है कि आपका हाथ इतना स्किल हो गया है और कि आप सारे ऑर्गन्स को आइडेंटिफाई भी करते हैं और उसकी इमेज भी ले लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात है कि डायग्नोसिस तभी हो सकती है जब अच्छी स्कैनिंग हो। तो एक स्किल्ड हैंड की बहुत ज्यादा जरूरत है और स्कैनिंग में सही इमेज लाना और प्रो पोजीशन की जानकारी रखना ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो पहला जो सीढ़ी है ना वो होता है स्कैनिंग और डायग्नोसिस, फिर कुछ नहीं होगा। स्कैनिंग कर लिया तो फिर डायग्नोसिस कुछ नहीं होगा, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से ही काम होता है। तो चलिए, जब हम लोग यूरिनरी ब्लैडर के वॉल को देखते हैं तो उसकी जो दीवार हो, चाहे बाहर से या अंदर से, वो वॉल जो है स्मूथ होनी चाहिए। उसके वॉल की थिकनेस हम लोग जान रहे हैं कि कितना होना चाहिए, 4 mm से कम होना चाहिए। ठीक है, और उससे भी बड़ी बात कि इसकी जो वॉल होगी, वॉल की जो थिकनेस होगी, सब जगह होमोजेनस होनी चाहिए। ऐसा होता है कि यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल है, ये यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल है, ये एक जगह से कहीं से मोटी हो गई। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या कहेंगे? ये लोकल एरिया में कहीं पर थिक हुई है, इसको कहेंगे लोकलाइज्ड थिकनेस। और जब ये पूरे एरिया थिकेंड होते हैं बराबर से, होमोजेनसली, ये 5 mm के हो गए, ठीक है, तो हम तो बोलेंगे कि भाई इसका वॉल जो है थिक हो गया है। तो 5 mm सब जगह से आप देखिएगा कि हो जाता है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो वो हो गया जनरलाइज्ड थिकनेस। ठीक है, क्यों हो सकता है, थिकनेस क्यों होता है? ये इसका कॉज है इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन की वजह से होता है, और उस कंडीशन को हम लोग सिस्टाइटिस का नाम देते हैं। ठीक है, नीचे उस चीज को एक बार और रिपीट किया गया है कि फुल ब्लैडर वॉल लेस देन 4 मिलीमीटर थिकनेस। ठीक, चलिए अब आगे आते हैं। जब भी हम लोग स्कैन करते हैं, सब चीज देख लिया, या वेरी गुड, यूरिनरी ब्लैडर की इमेज बहुत अच्छी आ रही है। हमने 2 स्कैन किया, एक ट्रांसवर्स स्कैन किया, एक लॉन्गिट्यूडिनल स्कैन किया। हमने इसके वॉल का कंप्लीट असेसमेंट किया, इसमें कुछ नहीं दिखाई दिया। और उसके बाद हमने उसका कैलिपर को रखने के बाद हमने मेजरमेंट भी लिया, वो भी नॉर्मल आया। अब जो मेरा दूसरा काम होता है, क्या अल्ट्रासाउंड को रोक देना चाहिए? नहीं। एक सही स्टोरी ये है, देखिए होता क्या है कि हम लोग कुछ गिने चुने
इमेजेस को सेलेक्ट करके डॉक्टर तक प्रेजेंट कर देते हैं। तो क्या इमेजिंग उतनी ही होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। आप लीवर के एक स्कैन देते हैं या दो स्कैन देते हैं, एक में आप मेजरमेंट करके दे देते हैं, दूसरे में आप गॉल ब्लैडर दिखा देते हैं, तो मामला यहीं तक समाप्त नहीं हो जाता है। आप फुल सर्वे करते हैं, उसमें आपको लगता है ये दो इमेज को दिया जाए डॉक्टर को, ठीक है। आप पैंक्रियास की इमेज देते हैं, स्प्लीन की, उसी तरह यूरिनरी ब्लैडर की भी इमेज देते हैं, ठीक है। तो हम लोग अपना मिनिमम सिलेक्शन करते हैं, लेकिन सर्वे होना चाहिए फुल, और किसी तरह की एनोमली किसी खास सर्वे में नजर आए तो उसको जरूर फ्रीज करके, उसको मार्क आउट करके और उसके रिपोर्ट तैयार करके डॉक्टर तक पहुंचाना जिम्मेदारी है, ठीक है। Ask the patient to micturate just after scanning in normal condition. तो नो रेसिडुअल यूरिन इज सीन, ये एक तरीका है। सिर्फ डिस्टेंडेड यूरिन करके आप इमेज ले ले, उसका वॉल्यूम ले ले, उसके दीवार का मेजरमेंट लेने के बाद अब आप रिलैक्स हो जाए कि जाओ यूरिन कर लो और घर जाओ, यहां तक मामला नहीं छोड़ना है। इसलिए कि एक पार्ट है, डायग्नोसिस का एक पार्ट है, एक हिस्सा है कि हम जब भी स्कैनिंग करेंगे तो उसका स्टेप 2 है कि हम एक बार और स्कैन करें, जब वो यूरिन को निकाल दे आफ्टर पोस्ट वॉइड, और उसकी इमेज को आप दे देते हैं तो वो बेहतर है। ये डिपेंड करता है। आप देख रहे हैं कि नहीं इसमें तो रेसिडुअल यूरिन बची ही नहीं, डॉक्टर को आप नहीं भी देते हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, इट इज अ नॉर्मल कंडीशन। बट if you identify any type of anomaly, if you will check that after maturation, पेशाब करने के बाद उसके अंदर रेसिडुअल यूरिन है, तो उसके इमेज को फ्रीज करने के बाद आप जरूर अपने डॉक्टर को, उस यूरोलॉजिस्ट को, या जो भी डॉक्टर है, जो भी फिजिशियन है, उस तक वो पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो पेशेंट को मिक्चुरेट कराते हैं और उसके बाद फिर हम लोग स्कैनिंग करते हैं, उसके नॉर्मल कंडीशन को देखते हैं, है ना। उसमें नो रेसिडुअल यूरिन इज सीन, नॉर्मल कंडीशन होगा तो वहां पर कोई भी यूरिन, बचा हुआ यूरिन नहीं होगा। लेकिन बीमारियों में बहुत सारी ऐसी बीमारी है, जैसे कि सिस्टोसोमाइसिस हो गया, यूरिनरी ब्लैडर के वॉल के थिकन होने के बाद उस पे कैल्सिफिकेशन हो गया, वो हार्ड हो गया, या उस पे फाइब्रोसिस हो गया, फाइबर का रेशा आकर के जमने लगा, तो उस कंडीशन में यूरिन की कैपेसिटी घट जाती है। वो जितना यूरिन उसको रखना चाहिए अपने अंदर, उतना यूरिन को वो बेचारा स्टोर तो कर नहीं पाएगा, और जब यूरिन पास आउट कर देता है पेशेंट, तो भी उसमें जो है 100 ml 150 ml यूरिन स्टोर्ड रह जाता है। तो वो बीमारी का घर बनता है, वो इन्फेक्शन का घर बन जाता है। बात समझ में आ गई? वो आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रिकरेंट इन्फेक्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, सिस्टाइटिस तो हुआ है, उसके बाद जो है पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है, ये भी एक दिक्कत की बात है। बात समझ में आ गया? तो पैथोलॉजिकल कंडीशन में यूरिनल रेसिडुअल यूरिन रहेगा, और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स है, जिसमें उसकी दीवार हार्ड हो, उसका लचीलापन कम हो जाए, इस स्थिति में ऐसा होता है, ठीक है। चलिए, ब्लैडर का वॉल्यूम को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आज मॉडर्न युग है, आसानी से हमने लाया और वॉल्यूम को चेक कर लिया, लेकिन एक और तरीका था जिससे वॉल्यूम को चेक किया जाता था। इवन अभी भी इसको करेक्शन के लिए, या हमने जो मेजरमेंट लिया है ऑलमोस्ट वो करेक्ट है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम लोग इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक्चुअली में क्या करेंगे, आप दो स्कैन करेंगे। यूरिनरी ब्लैडर का सच में हम दो स्कैन करते हैं, एक ट्रांसवर्स स्कैन करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसवर्स स्कैन करने के बाद हम लोग इसका जो है विड्थ का वॉल्यूम ले लेंगे। जैसे कि ये नॉर्मल ब्लैडर है, ये लॉन्गिट्यूडिनल स्कैन है, और दूसरा ट्रांसवर्स स्कैन हो जाएगा, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर का ट्रांसवर्स स्कैन है, तो हम इसको ट्रांसवर्स में, ट्रांसवर्सली इसमें कैलिपर को रखने के बाद यहां से यहां तक इसका मेजरमेंट ले लेते हैं। क्या चीज में लेंगे? सेंटीमीटर में लेंगे। एमएम में आ रहा है तो उसको सीएम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मेरे फॉर्मूला पे जाएगा। दूसरा, जब हम लॉन्गिट्यूडनल स्कैन करेंगे तो इसका हम लोग एक लंबा में और एक इस तरह से
हम इसका मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। एक को लेंथ कहेंगे और एक को एपी कहेंगे। ये दोनों लॉन्गिट्यूडिनल में 2 मेजरमेंट लेते हैं। अब ये जितना भी मेजरमेंट आया, सेंटीमीटर में जितना भी मेजरमेंट आया, उसको हम सबको गुना कर देंगे। सबको क्या करेंगे? गुना कर देंगे, ठीक है। और गुना करने के बाद 0.52 से भी गुना करेंगे, ठीक है। तो हमने जो जो मेजरमेंट लिया, ठीक है, लेंथ लिया, एपी लिया, ये क्या चीज में लिया? लॉन्गिट्यूडनल या सजाइटल स्कैन में लिया। सजाइटल स्कैन में लिया या लॉन्गिट्यूडनल स्कैन में लिया। इसको हमने ट्रांसवर्स स्कैन में लिया। सबको गुना कर दिया क्या चीज से? 0.52 से। सबको गुना किया, जो अमाउंट आया दैट वुड बी द वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो ये एक टेक्निक है, जो एक ट्रेडिशनल टेक्निक है, ठीक है। अब आते हैं एबनॉर्मल ब्लैडर के तरफ। हम लोग कहाँ आते हैं? एबनॉर्मल ब्लैडर के तरफ आते हैं। हाँ, एबनॉर्मल ब्लैडर के जो ब्लैडर है उसकी एबनॉर्मेलिटी अगर आ गई तो हम कैसे फोकस करेंगे कि यस इट इज एबनॉर्मल और नॉट, ठीक है। बहुत सारी ऐसी एबनॉर्मेलिटी है, बहुत सारी ऐसी एनॉमली है जिसको हम लोग बहुत इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी एनॉमली है जिसको डिटेक्ट करने में थोड़ी सोनोग्राफी से मुश्किल आ सकती है। अदरवाइज आप अगर बहुत एक्सपर्ट है तो उसकी भी फाइंडिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों का माइक खुला हुआ है सर, बंद कर लें अपना माइक। एक आदमी का खुला रहेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं, बीच बीच में हाँ हाँ बोलता रहता है ना, तो हमको लगता है कि कोई सुन रहा है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादा लोग खोल देंगे तो दिक्कत होगा। और अगर सबको डिस्टरबेंस है तो आप स्विच ऑफ भी कर सकते हैं। एबनॉर्मल ब्लैडर में हम लोग एसेस करते हैं सिंपली फोकसिंग उसके वॉल को। उसमें तो कुछ नहीं है, उसका तो अपना कुछ है नहीं, उसका जो है, उसकी जो संपत्ति है, उसका जो भी स्ट्रक्चर है वो उसकी दीवार है। तो हम लोग उसी को फोकस करेंगे, ठीक है। और उसके दीवार ही में ट्यूमर हो सकता है, पॉलिप हो सकता है ना। उसके दीवार में स्टॉक वाला पॉलिप हो सकता है जो कि मूवेबल हो। उसके दीवार में आपको वो पॉलिप हो, सीजल पॉलिप हो, ठीक है ना, या कोई दूसरे तरह का ट्यूमर का डेवलपमेंट हो जाए, ठीक है ना। वहां पर ट्यूमर के अलावा कुछ सिस्टिक कंडीशन डेवलप कर जाए। तो सब जो चीज भी हो रही है उसके दीवार में, उसको हमारी जो है डिटेक्ट करने का गुण होना चाहिए और उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए और कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए। रॉन्ग हो जाता है वो बुरी बात नहीं है। इसका तरीका क्या है कि जो आप देख रहे हैं उसको आपको प्रूफ करना होगा, लॉजिकली प्रूफ करना होगा। आप चाहे गलत क्यों ना हो, आप किस बेसिस पर किसी चीज की डायग्नोसिस कर रहे हैं। जब कोई गलती आप करते हैं, आप उसका कोई लॉजिक देते हैं, ठीक है, तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आदमी उसको कट करके आपके लॉजिक को सुधारता है, वही वक्त आता है जब वहां पर जो पॉइंट आउट करता है और आपके लॉजिक को बोलता है नहीं ऐसे नहीं, ऐसा होगा, ये बात है, तब आपका जो ये होता है ना स्कैन करके जो पैथोलॉजी डायग्नोसिस का तरीका, वो इनहैंस होता है, वो बेटर होता है। कहीं कहीं पर, हर जगह पे नहीं, लेकिन कहीं कहीं पे ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। वॉल की थिकनेस, सबसे पहली चीज की क्या बताया गया है कि जो दीवार होती है वो स्मूथ होती है ना। लेकिन अगर उसकी दीवार, ओवरऑल दीवार जो है स्मूथ होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दीवार जो है ये स्मूथ नहीं है। तो अगर यूरिनरी ब्लैडर अगर आ भी गया, उसकी इमेज आ गई और उसके दीवार अगर इर्रेगुलर देख रहे हैं, तो इर्रेगुलरिटी ड्यू टू इन्फ्लामेशन आप मेजर कीजिएगा ना, तो उसका साइज जो है बढ़ा हुआ मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन भी लगने से यहाँ पर ट्रैबिकुलेशन हो गया, ठीक है। तो वॉल का थिकनेस और ट्रैबिकुलेशन होने की वजह से ये बहुत इरेगुलर टाइप का अंदर का होगा, जो कि नहीं होना चाहिए। ये क्या है? एक पैथोलॉजी है, ये एक डिजीज है, ठीक है। अब यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो कहीं पर से दबा नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पर दब गया, तो हो सकता है कि महिला है तो उसका यूटेरस, है ना,
उसमें उसका फाइब्रोइड आके इसको चाप रहा है कहीं पर से, कोई दूसरी जगह पर से, नीचे से, यहां से चाप दिया, ये दब गया, धंस गया, या यहाँ पर कोई पेल्विक ट्यूमर है जो इसको दबा रहा है, ठीक है, तो आपको दो फायदा होगा। एक तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये एसिमेट्री हो गया, इसको ऐसा होना चाहिए था, जबकि ये कैसा हो गया, ये कहीं पर से ऐसा दब गया। तो ये जो दबा, इसका कॉज आपको पता चलेगा, व्हाट इज द एग्जैक्ट कॉज, वो वो क्या चीज है जो इसको दबा रहा है, क्यों इसमें ऐसा दबाव पड़ रहा है, या इसके वॉल में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ कि नहीं, यूजुअली कुछ वॉल का प्रॉब्लम है या कोई दबाव की वजह से हो रहा है। तो वो अगर ये सिमेट्री होता है तो उस कंडीशन को एसेस करना होगा, लेकिन एसिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, उसको सिमेट्री में होना चाहिए, उसको नॉट यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए, उसको यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। ये दूसरा चीज है जिस पर हम लोग फोकस करेंगे। पहला चीज कि उसकी दीवार को जरा गौर से देखिए कि वो स्मूथ है कि नहीं, थिन है कि नहीं, ठीक है। एक्चुअली में होता क्या है कि हम लोग कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरा जो गेन सेटिंग है जब बहुत प्रॉपर सेट नहीं रहता है, तो इनर वॉल तो पता चल रहा है, आउटर वॉल मिक्सअप हो गया, इतना चमक, अब हमको पता ही नहीं चल रहा है कि वो ज्यादा थिक हुआ है कि नहीं। तो आप अपने गेन सेटिंग को भी सुधारेंगे और उसके बाद आप इमेजिंग करेंगे। देखिए होता है क्या कि जितने मॉडर्न वक्त है और जो युवा है, ये डिपेंड नहीं करता कि बहुत बड़ा रेडियोलॉजिस्ट है या बहुत विद्वान है तो उसी की डायग्नोसिस अच्छी होगी। जो जितना ज्यादा अच्छा देखता है और जितना ज्यादा टेक्निकली वो साउंड है, टेक्निकली, अब मान लीजिए पुराने एज का आदमी आजकल का बटन सिस्टम समझेगा, मोबाइल तो चला नहीं पाता है, मोबाइल तो चला नहीं पाता इस तरह का, ठीक है। तो जो बूढ़ा डॉक्टर होगा, कितना ही बड़ा रेडियोलॉजिस्ट होगा, उसको मशीन के बारे में वो हमेशा कंफ्यूज रहता है ना, उसको हमेशा इंजीनियर को बुलाना पड़ेगा कि हम ये वाला बटन दबाया था ऐसा हो गया, अब देखिए ना यहाँ पर स्क्रीन पर ये हो गया, ये दबा दिया तो ऐसा आ गया। तो जो आजकल का जो युवक है, चाहे वो सोनोग्राफर हो या सोनोलॉजिस्ट हो, वो लोग आजकल के मशीन को ज्यादा इजीली उसका इस्तेमाल और ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं। पहले की मशीन बहुत सिंपल होती भी थी, ठीक है, लेकिन पहले भी जो पुराने रेडियोलॉजिस्ट थे उनको अल्ट्रासाउंड के बारे में लाख पढ़ ले, उसकी डायग्नोसिस लाख पढ़ ले, उनको स्कैन करके उसकी सेटिंग ही नहीं आ रही है, गेन सेटिंग ही नहीं कर पा रहे, सही इमेज ही नहीं ले पा रहे, तो वो खाक डायग्नोसिस करेंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर टेक्निकली साउंड भी होना चाहिए। आप जो भी कंपनी की मशीन यूज करते हैं उसके मैनुअल को अच्छे से भी जानेंगे और उसके ऑपरेशन को अच्छे से समझेंगे, इसलिए कि मशीन टू मशीन भी वेरिएशन हो रहा है। आज इस मशीन पे काम कर रहे हैं, कुछ और सीन है, दूसरे मशीन पर काम कर रहे हैं, कुछ और सीन है, ठीक है। तो ये चीज भी होता है। तो आपको हर चीज को हिसाब से रखना है, सही करेक्ट प्रोब सिलेक्शन। अडल्ट में 3.5 मेगाहर्ट्ज, बच्चा आया खटाक से चेंज कर दिया 5 मेगाहर्ट्ज के प्रोब का, या 7 पॉइंट कुछ मेगाहर्ट्ज के प्रोब का इस्तेमाल किया, या दुबले पतले आदमी में। तो ये सारी चीज है तो छोटी छोटी, है ना, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माने रखती है। सिस्टिक मास, सिस्टिक मास की जहां बात होती है, सिस्टिक मास वो चाहे बाहर में हो या अंदर में हो, ठीक है। तो जब सिस्टिक मास की बात आती है तो दिमाग में एक काला ऐसा गोल ऐसा स्ट्रक्चर नजर आता है इस तरह का, है ना। और एग्जैक्टली वही होता है। सिस्टिक मास एक्चुअली में होता क्या है कि एक थैली होगी जो गोल सा, जिसको हम ट्यूमर कभी कह ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो एनीकोइक है, यानी कि इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। तो ऐसा कोई सिस्टिक मास हमें यूरिनरी ब्लैडर के वॉल पर अगर दिखाई दे तो वो हमारे लिए उसको अब पहचान करना है। तो सिस्टिक मास में मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था आपको कि यूजुअली जब यूरिनरी ब्लैडर के सिस्ट जो होते हैं
दो तरह के आपको दिखाई देते हैं, एक यूरेट्रोसील होते हैं और दूसरा डाइवर्टिकुलम होता है। डाइवर्टिकुलम खाली यूरिनरी ब्लैडर में थोड़ी होता है, वो तो आंत में भी हो जाता है, इंटेस्टाइन वगैरह में भी होता है, तो एक पाउच टाइप का निकल जाता है। तो ये दोनों के बारे में चर्चा मैं जल्दी से कर देता हूं, ठीक है। यूरेट्रोसील ये एक इट इज कॉन्जेनाइटल एनोमली ऑफ द यूरेटर। कॉन्जेनाइटल एनोमली दो तरह की होती है, एक होती है कि ये बच्चे जब जन्म लिए उसी वक्त से है वो जन्म जात है, ये एबनॉर्मेलिटी जन्म जात है। और ऐसा भी हो सकता है कि यूरेट्रोसिल दुनिया में आने के बाद हुआ, एक्वायर्ड, ठीक है ना, दुनिया में आने के बाद भी हो सकता है। इन दिस कंडीशन यूरेटर, लेकिन यूजुअली ज्यादातर ये कॉन्जेनाइटल रहता है। इन दिस कंडीशन यूरेटर दैट इंटर्स द ब्लैडर, यूरेटर जो किडनी से जो दोनों ट्यूब निकल रहा है, यूरेटर निकल रहा है, वो यूरिनरी ब्लैडर में घुसेगा, है ना। तो यूरिनरी ब्लैडर में एक खास साइट में इंटर किया, तो जहां पर से वो इंटर किया उसका काम क्या है, यूरिन को बाहर निकालना, ठीक है, और उसमें स्टोर करना। लेकिन बर्थ डिफेक्ट की वजह से ऐसा हो सकता है कि यहाँ इसकी जो छेद है ये ठीक से नहीं डेवलप की। एक तो देखिए यहाँ पर छेद दिखाई दे रहा है, ये आया पीछे से, बैक साइड से आकर के जुड़ गया, एक यहाँ से जुटा, लेकिन इसकी छेद सही है, यहाँ पर का छेद जो है सही है। इससे यूरिन जो भी आ रहा है ना, यूरेटर से, यूरेटर के एंड से वो इससे आकर के इसमें जमा हो रहा है। लेकिन यहां से जो आ रहा है, ये जो छेद है इतना नैरो है या लॉक है या बंद है, जिसकी वजह से ये बलून की तरह ये फूल गया। तो ये बलून की तरह फूल गया यहाँ पर क्या चीज में, यूटेरस के नहीं, क्या बोल रहे, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे बेस के पास। तो इस तरह का एक अपीयरेंस आपको दिखाई देने लगेगा, और ये एक सिस्टिक अपीयरेंस जब नजर आता है तो ये आपको ये यूरेट्रोसील है। ये क्या है, यूरेट्रोसील है। इसका देखिए साइड से करके कट करके यहाँ पर दिखाया गया है कि ये जो ट्यूब आ रही है, ये ट्यूब यहां से इंटर की, लेकिन यहाँ पर पैसेज नहीं है, तो ये फूल गया। ये क्या किया, फूल गया, बलून की तरफ फूल गया और सिस्ट के जैसा अपीयरेंस यहाँ पर बना लिया। हम लोग इसकी 2-3 फिगर को देखेंगे और इसको देखेंगे कि ये साइज में बहुत छोटा भी हो सकता है या साइड में साइज में बड़ा भी हो सकता है। इवन हम इसके दीवार की चमक को भी देख सकते हैं, किसी किसी में, और किसी में सिर्फ ब्लैक सा गोल सा पतली सी दीवार नजर आ सकती है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर 2 इमेज दिखा रहा है कि यहाँ पे एक छोटा सा है और एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में है, ठीक है ना। वेसाइको यूरेट्रिक जंक्शन VUJ यहाँ पर लिख रहा है, ठीक है। तो वहां पर आपको ये डेवलप कर गया। अब जो दूसरी चीज है वो भी सिस्टिक होती है, तो हम क्या इसमें डायग्नोसिस में सिस्ट नहीं लिख सकते हैं कि सिस्ट इज सीन? चाहे तो लिख सकते हैं, आपको कोई काटेगा नहीं, गलत नहीं कहेगा, ठीक है। लेकिन ये जो जिस तरह का सिस्ट है ये यूरेट्रोसील है, तो यू मस्ट हैव टू राइट यूरेट्रोसील, ठीक है। अब आते हैं डाइवर्टिकुलम। डाइवर्टिकुलम, ब्लैडर का जो डाइवर्टिकुलम है ये एक पॉच टाइप का डेवलप कर जाता है वॉल के पास। ये एक्वायर्ड होता है या कॉन्जेनाइटल होता है, ठीक है। उसके बारे में क्या लिखा है? नमस्कार। नमस्कार सर नमस्कार। नमस्कार। पवन बोल रहे हैं सर, एक सवाल है मेरा यूरेट्रोसेल से रिलेटेड। हाँ 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 सर अभी रोहित सिंह करके हैं, अपने डिस्कशन में कुछ दिन कल परसों एक केस डाले थे। अच्छा, जिसमें राइट किडनी विजुलाइज नहीं हो रही थी और यूरेट्रोसेल दिखा रहा था, राइट यूरेट्रोसेल, ठीक है। तो क्या सर ये पॉसिबल है? एकदम पॉसिबल है, एकदम एकदम पॉसिबल है। राइट किडनी नहीं विजुअलाइज हो रही थी? जी सर, 7 इयर्स की लड़की थी। देखिए अक्सर ऐसा होता है ना कि यूरेट्रोसिल उन लोगों में सबसे ज्यादा होता है जिनका एक्टोपिक किडनी हो। बात समझ में आ रही है? जिनका एक्टोपिक किडनी हो या किडनी से संबंधित कोई रोग हो, ये साथ में जुटा हुआ होता है अक्सर, ऑफेनली, ठीक है। तो ये बिल्कुल संभव है
कि उसकी किडनी या तो एक्टोपिक हो, है ना, या एब्सेंट किडनी हो, या अंडर डेवलप्ड किडनी हो। अंडर डेवलप्ड, इतना अंडर डेवलप्ड कि उसको, अच्छा उनसे ये भी पता कर लीजिएगा कि उन्होंने जो प्रोब का सिलेक्शन किया था करेक्ट किया था कि नहीं, ठीक है। उसके बाद ये जो सबसे इंपॉर्टेंट मायने रखता है कि वो किडनी अपने जगह पर हो, लेकिन वो जितना डेवलप होना चाहिए ना, वो एट्रोफिक टाइप की हो, या छोटी हो, ये बाय बर्थ ही बहुत छोटी हो, और उसका जो इकोजेनेसिटी है वो आपके गेन सेटिंग के अनुसार नहीं आया हो, ये भी एक कंडीशन हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है ना, आप अगर किसी भी बुक को अगर पलटते हैं तो जब आप यूरेट्रोसिल के बारे में पढ़ेंगे तो यूरेट्रोसिल अक्सर, जब भी आप यूरेट्रोसिल देखिए तो उस कंडीशन में किडनी का एक्टोपिक होना, जिसमें एक्टोपिक होता है अक्सर उनके में यूरेट्रोसिल पाया जाता है, यह बात तय है। दूसरी चीज ये बोलता है कि अगर यूरेट्रोसिल है तो उसका जो है, जो यूरेटर है वो डायलेट कर जाता है, ठीक है। और किसी की किडनी वाकई में आ रही है, सच में नजर आ रही है, चाहे वो अडल्ट हो या बच्चा हो, तो उसमें हाइड्रोनेफ्रोसिस उस साइड का होना लाजमी है। हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा ही होगा, क्योंकि यूरेट्रोसिल इज नथिंग, इट इज ए टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन एंड ब्लाइंड। अगर वहां पर ब्लाइंड होल है, वो एकदम कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्ट है या पार्शियली खुला हुआ है, तो क्या है कि वहां पर हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा। इट इज अ टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑल्सो। एक तो आप सिस्टिक अपीयरेंस देख रहे हैं, लेकिन ये क्या है, ये एक रुकावट है, ये एक रुकावट है, ठीक है ना। तो ये रुकावट जो है, इनको कहां पर हुआ, ये लेफ्ट साइड में हुआ, है ना। तो लेफ्ट साइड में जब हुआ तो इनका जो ये होगा, है ना, क्या होता है यहाँ पर, यूरेट्रोसिल। हाँ, तो यूरेटर जो होता है उसकी वॉल भी थिकेंड आपको नजर आ सकती है, यूरेटर भी मोटा नजर आ सकता है, दोनों चीज, ठीक है। वैसे भी आपको सर, हाँ, सर वो सिस्टोसेल के बारे में सर थोड़ा बता देंगे सर, ये यूरेट्रोसेल के बारे में सर जान गए थे। अच्छा, सर इसमें एक चीज है, अभी सवाल है मेरा इसमें। हाँ हाँ, राइट किडनी बिल्कुल अब्सेंट है, इस पीरियड में यूरेट्रोसेल संभव है क्या? राइट यूरेट्रोसेल, राइट किडनी बिल्कुल एब्सेंट है, इस कंडीशन में क्या क्या बोला? संभव है सर। अच्छा, तो आईवीपी से क्लियर हो जाएगा ना? आईवीपी से क्लियर होगा, इसको मैं समझा देता हूं। देखिए एक्चुअली में इनका जो सवाल है, मैं इसको ड्रॉ करके बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए एक व्यक्ति है, इसका एक किडनी है और दूसरा किडनी, इनका सवाल ये है कि ये एब्सेंट है नहीं, तो यहां पर आप देखिए कि ये जो है आपको कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट है ना, तो ये हो गया आपको किडनी, ठीक है, ये हो गया यूरेटर, है ना, और किडनी हो गया, यूरेटर हो गया। यहां पर आपको लेफ्ट किडनी नहीं है, लेकिन यहां पर से आपको ऐसा भी हो सकता है कि रूडिमेंट किडनी हो जो अंडर डेवलप्ड हो, या ऐसा भी हो जा सकता है कि वहां पर किडनी के जगह पर ये तो डेवलप किया और ये यहां से जो है ना, इसका कनेक्शन या तो इससे जुटा होगा या ये ब्लाइंड, ये जो है ब्लाइंड होगा, ये इससे आकर के जुट गया, इससे आकर के जुटा,